मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बेहद ही इम्पोर्टेंट सेशन होता है आपका डेली 9 बजे रात में, यानी कि डेली डेली एक भी दिन मिस नहीं होगा साथियों। बाय द वे अगर हो भी जाता है तो आप उसके लिए पिछले सेशन को रिवीजन करते रहिए, क्योंकि हम एक सीरीज से चल रहे हैं। आपके किसी भी एग्जाम्स में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, साइंस के प्रश्न आते हैं, उसके लिए हम बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करवा रहे हैं साथियों। डेली 9 बजे आइए और 25 प्लस क्वेश्चन करिए बेहतरीन तरीके से। दोस्तों, आज यह है आपका 8वां, 1 मिनट, ये 8वां नहीं दोस्तों, 9वां लेक्चर होगा आपका, 9वां है। लेकिन हम 8वां चढ़ा दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 8वें से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पिछला सेशन आप ज़रूर देख लेंगे। यह सेशन डेली फॉलो करने के लिए आप नीचे नीचे दोस्तों आपको बेल आइकन दिया होगा, उस पे क्लिक कर लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और बेहतरीन तरीके से टेस्ट दीजिए। हम बता रहे हैं दोस्तों, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाला है। आपको पता है साइंस सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे स्टेट पीएससी ही क्यों ना हो, चाहे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट हो, किसी भी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है साथियों। आप डेली देखिए, फोड़ के आइए सेशन को। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों। करंट हेवन के नाम से टेलीग्राम है, और क्विज करने के लिए फेसबुक पेज है करंट हेवन यूट्यूब चैनल। अगर आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो पा जाएंगे, वहाँ पे डेली क्विजेज होते हैं, डेली इन्फॉर्मेशन अपडेट होते रहते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, इसका पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। अब कोई बात नहीं, आराम से चलते हैं, आप लोग आंसर दीजिए, हम प्रश्न का हल बताते चलते हैं। बताइए, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। साथियों, आपको पता है ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, मतलब ये लंबवत संचरण करती है किसी भी दिशा के, मतलब किसी भी वस्तु के लंबवत या अनुदिश क्या करती है, संचरण करती है, चलती है। तो इसका मतलब यह हुआ, ध्वनि कुछ चलने के लिए या फिर चलने के लिए दोस्तों माध्यम की आवश्यकता होगी, चाहे वह ठोस हो, चाहे गैस हो, चाहे आपका सॉलिड हो, है ना। ठोस, गैस और आपका द्रव, मतलब तीनों माध्यम की आवश्यकता होगी। तीनों में से किसी भी माध्यम में वो संचरित कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो सॉलिड में चलेगा। उसके बाद दोस्तों वह किस में चलता है, लिक्विड में चलता है। फिर उसके बाद दोस्तों वह गैस में चलता है। तो याद रखेंगे, ये क्रम है, आपको इससे बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा साथियों, तो बता देंगे धातुओं में होगा। धातु अधिकतम ठोस होते हैं, तो धातु में होगा भैया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा साथियों, आप बेहतरीन तरीके से जुड़िए। आपका एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम्स में नहीं खोएगा, हम आपसे वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, बशर्ते आप डेली सेशन लास्ट तक बनकर देखिए। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम के ध्वनि की अधिकतम तीव्रता होगी, मतलब किस माध्यम में ध्वनि अधिकतम तेज चलेगा। अगर किसी भी, सारे के सारे जो यहाँ पे माध्यम दिए गए हैं, सबका ताप हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, तो किस में ध्वनि सबसे तेज चलेगी। हवा में चलेगी, ग्रेनाइट में चलेगी, पानी में चलेगी, लोहे में चलेगी। बताइए साथी। देखिए, जो ठोस होगा उसमें चलेगी, और तापमान पे डिपेंड करता है ध्वनि, आप याद रखेंगे। लेकिन आपके प्रेशर पर, दाब पे डिपेंड नहीं करता है दोस्तों ध्वनि, याद रखेंगे। ध्वनि दाब पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन तापमान पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप, एटमॉस्फेयर भी चेंज होता है, तो गर्मियों के दिनों में आप देखते हो कि ध्वनियाँ बहुत तेज़ हो जाती हैं, ठंडी के दिनों में बहुत कम हो जाती हैं। रात के समय जब आप बोलते हैं तो बहुत दूर तक सुनाई देता है, लेकिन अगर दिन के समय आप बोलते हैं तो बहुत कम दूर तक ही आपकी आवाज़ जा पाती है। ये सब कारण है तापमान का, टेम्परेचर का दोस्तों, है ना। तो याद रखेंगे, टेम्परेचर पे ध्वनि डिपेंड करता है, लेकिन दाब पर, प्रेशर पर नहीं डिपेंड करता है। याद रखेंगे, अगर बोला जाता है दाब बढ़ाएं तो ध्वनि क्या होगा, तो बोलेंगे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर दाब घटाएं तो क्या होगा, तो बोलेंगे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। दाब बढ़ाने या घटाने से ध्वनि की मात्रा में, ध्वनि की तीव्रता में, ध्वनि की स्पीड में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। याद रखेंगे साथियों। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, आयरन होगा। शाबाश मेरे शेरों, अगर आप इसी तरह आंसर देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, यह प्रश्न बेहतरीन है, कूट वाला प्रश्न है। आप पहले यहाँ पे बताएंगे कौन सा इसमें सही है, ठीक है, विचार करना है। अब जो इसमें से सही होगा, इसमें से 3 कोई सही है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 3 4 सही है, 1 2 4 सही है। तो पहले आप इसको देख लें कि क्या इसमें सही है। चलिए बताइए फटाफट मेरे साथियों। पहला देखिए, हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। देखिए, अपश्रव्य क्या होते हैं, श्रव्य क्या होते हैं, हम आपको बेहतरीन तरीके से एक बार पहले बता देते हैं साथियों। अपश्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनियाँ क्या होती हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, श्रव्य तरंगे वह तरंगे होती हैं जो मनुष्य की कान सुन सकती है, मनुष्य की कान सुन सकती है, यानी कि दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक ये श्रव्य ध्वनि की तरंगे होती हैं जो मनुष्य सुन सकता है। और अपश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, जिसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। दोस्तों, यह 20
या फिर 20 प्रति सेकंड हर्ट्ज है, या फिर कह लीजिए 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति होती है। मतलब बहुत छोटी सी इनका साइकिल बनता है। यह ध्वनि वही अनुभूति कर सकते हैं जैसे कि चूहे हो गए, गैंडा हो गए, है ना, हाथी हो गया और व्हेल मछली हो गई, यह सब इसको सुन सकते हैं दोस्तों। जैसे सुनामी का आना बहुत ही नीचे से आती है, श्रव्य तरंगे हैं, सॉरी अपश्रव्य तरंगे हैं, मतलब बहुत छोटा चक्कर इनका होता है, समझ रहे हैं। ये वही सुन सकते हैं जो कि जैसे गैंडे हो गए, व्हेल हो गए और आपके चूहे हो गए, है ना, ये सब सारे लोग सुन सकते हैं। और पराश्रव्य ध्वनि तरंगे क्या होती हैं दोस्तों, ये 20 किलो हर्ट्ज से इनका आवृत्ति जो होता है अधिक होता है। ये बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से चलती हैं दोस्तों। ये गाल्टन ने सर्वप्रथम इसको खोजा था। गाल्टन एक साइंटिस्ट थे साथी, याद रखेंगे। और इसको कौन सुन सकता है साथियों, जैसे इससे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि संकेत भेजते हैं, जैसे कि आप सोनार नाम सुने होंगे, जो कि समुद्र में गहराई पता करने के लिए हम लोग फेदोमीटर यूज करते हैं। फेदोमीटर की जगह सोनार भी यूज करते हैं। सोनार एक दोस्तों पराश्रव्य तरंगों का ही यूज करके नीचे समुद्र के अंदर की सारी चीज़ें पता की जाती हैं। जैसे कृषि में कीट को मारने के लिए हम यूज करते हैं पराश्रव्य तरंग। चिकित्सा में यानी कि मेडिकल साइंस में हम लोग कार्डियोग्राफी, जो ईसीजी होता है दोस्तों, कार्डियोग्राफी हो गया, ईईजी होता है दोस्तों, मस्तिष्क के लिए होता है, इसका यूज करने के लिए हम लोग इसमें यूज करने के लिए इसका यूज करते हैं दोस्तों, किसका, पराश्रव्य तरंगों का। जैसे दोस्तों नोट की कह लीजिए कि नोट को पता करने के लिए असली एक नकली, इसके लिए तो हम तो यूवी रेज भी यूज कर लेते हैं। जैसे सोनार हो गया, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसमें भी दोस्तों यही यूज होता है आपका पराश्रव्य ध्वनि तरंगे ही। तो याद रखेंगे ये सब सारे इसके क्या उद्योग धंधों में भी यूज होता है। जैसे कि चिमनी में जो कालिख लगी होती है उसको साफ करने में दोस्तों हम इसका यूज करते हैं, है ना। जो आपके चमगादड़ हो गए दोस्तों, चमगादड़ अपनी कह लीजिए कि रात में ही उड़ते हैं, क्यों, क्योंकि अपनी यह मार्ग बदलते हैं कीटों को पकड़ने के लिए। अपने कीटभक्षी मतलब कि यह क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, कीटों को खाने के लिए या फिर अपने आगे आने वाले अवरोधों को पता करने के लिए यह पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का यूज करते हैं, है ना। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। जैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स भी इसे कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को, अब इसको याद कर सकते हैं। चलिए इतनी बातें रहीं, अब आप प्रश्न बताइए। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति का कंपन करता है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों। अपश्रव्य का मतलब बहुत तुच्छ, बहुत छोटा। आप हर्ज इतना मतलब कि बहुत छोटा ही तो होता है अपश्रव्य, समझ रहे हैं कि नहीं, 20 चक्कर से भी कम के, मतलब कि समझ रहे हैं कि यह हमारा हर्ट ही करता है लव एंड डब की आवाज़। दूसरा, ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। भाई ये तो सरासर गलत है, अभी हमने बताया ठोस में अधिक होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, बिल्कुल सही भैया। मैक संख्या स्पीड मेजर करने के लिए होता है ध्वनियों का दोस्तों, है ना। पराश्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, जाहिर सी बात है 20 हर्ट्ज से अधिक कहिए या फिर 20 किलो हर्ट्ज से अधिक कहिए, ये भी सही होगा। यानी कि इसका राइट आंसर 1 होगा, 3 होगा और 4 होगा। अब हम देखते हैं अपने ऑप्शन में कौन सा सही है। 1 3 4 किस में है, 1 3 4 सी में दिख रहा है भैया, सी में दिख रहा है तो भैया यही हमारा सही होगा, और क्या, बस इस पे टिक करिए, आगे चलिए। बेहतरीन प्रश्न था। आप एक प्रश्न से 3 से 4 प्रश्न के आंसर आपने जान लिया, है ना। बहुत ही चीज़ें हम डिटेल में बताते चलेंगे आपको। कहीं से किसी का भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ना ही बुक से पढ़ने की जरूरत है, बस वीडियो आप डेली फॉलो करिए। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है भाई, बताइए तो। माइक्रोफोन ही तो करता है साथियों, माइक्रोफोन, याद रखेंगे। जैसे एक ऑडियो फोन होता है, ऑडियो फोन दोस्तों उल्टा होता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लेकिन माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। साथ ही आपको याद रखना चाहिए। एम्पलीफायर क्या काम करता है, एम्पलीफायर यह दोस्तों कि जो आपकी ध्वनि तरंगे होती हैं उसको तेज और धीम करने के लिए होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और प्रेषित क्या होता है, प्रेषित मतलब समझ रहे हैं, जहाँ से जैसे मैसेज, हम मैसेज छोड़ते हैं तो हम प्रेषण हो गए, हम मैसेज को छोड़ने वाले हो गए, प्रेषण। तो ध्वनि जहाँ से निकलती है वो प्रेषण हो गया, है ना। स्रोत जिसे बोलते हैं, श्रोता। चलिए श्रोता मतलब सुनने वाला, स्रोत मतलब जहाँ से उत्सर्जित होती है कोई चीज़, ध्वनियाँ जहाँ से निकलती हैं। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग निर्भर करता है। ध्वनि का वेग भैया किस पे निर्भर करता है, हम आपको एक चीज़, एक फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। v इक्वल टू लेमडा अपान में टी, या फिर v इक्वल टू एन लेमडा, यह भी होता है। और जो n है इसको t में हमने कैसे कन्वर्ट किया, n फॉर आवृत्ति और t फॉर टाइम, यानी कि 1/t के इक्वल होता है। आवृत्ति 1/t के बराबर होता है। अब 1/t की जगह हमने n रख दिया तो n लेमडा बन गया साथियों। याद रखेंगे जो हमारी आवृत्ति होती है, सॉरी ध्वनि होती है, वो आवृत्ति सॉरी तीव्रता पर नहीं, ना ही स्वरूप पर, केवल और केवल तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। साथ ही याद रखेंगे आवृत्ति पर भी निर्भर करता है, लेकिन इसमें आवृत्ति तो दिया नहीं है, तो आवृत्ति तो हम थोड़ी टिक करेंगे, जो दिया है उसको टिक करेंगे, है ना। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाई देखिए अगर आपका प्रश्न सही हो रहा है तो बेहतरीन तरीके से आप कुछ सीख पा रहे हैं, अगर गलत हो रहा है तो सीखते चलिए, लिखते चलिए सारे कॉन्सेप्ट को। बताइए टेलीकास्ट किसे कहते हैं,
आप बहुत बार सुने होंगे, अब तो शायद बहुत कम ही जगह होता होगा टेलीकास्ट। टेलीकास्ट मतलब समझ रहे हैं? जैसे अब तो रेडियो वेव्स वगैरह आ गए हैं, आपके यूवी रेज़ आ गए हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ गई है, जिससे कि हम लोग टेलीकास्ट का यूज़ ही नहीं करते। जैसे बड़े-बड़े टावर लगाए जाते थे पहले, कि आप मुन्ना भाई मूवी देखे होंगे। मुन्ना भाई में साथियों बिल्कुल इसी तरह की घटना घटित होता है, जो संजय दत्त होता है जिसके साथ बैठता है, जो हीरोइन होती है, वह टेलीकास्ट करती रहती है। मुंबई, हेलो मुंबई हमेशा। तो यह टेलीकास्ट होता है, मतलब कि समाचारों और सूचना के विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना, यही होता है साथियों, याद रखेंगे, है ना? चलिए, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, इको साउंड एक तकनीक है। इको मतलब समझ रहे हैं? मतलब कोई ध्वनि आपकी लड़ेगी, फिर से वापस आ जाती है। लड़ने के बाद फिर से वापस आना, यह इको साउंड का ही एग्जाम्पल है साथियों। समझ रहे हैं साथियों? मतलब वो वापस लड़के हमारे पास आना। एक हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, जो इको ध्वनियाँ होती हैं, जो प्रतिध्वनियाँ होती हैं, वो 16.6 मीटर यानी कि लगभग 17 मीटर की अवस्था में हमें सुनाई देती हैं। अगर आप किसी भी रूम में, ऐसे रूम में खड़ा हैं जो रूम की पूरी खाली हुई है, या फिर नई-नई पेंट हुआ है वह रूम, तो अगर उसमें आप आवाज़ अपना बोलेंगे, तो आपको पता है वह ध्वनियाँ बार-बार सुनाई देंगी एक बार जब बोलेंगे तो। यही होता है इको साउंड, आपकी ध्वनि लड़ना। और 17 मीटर के आसपास में, अगर 17 मीटर का डिस्टेंस पे हैं, तो वह इको ध्वनि आपको बार-बार सुनाई देता है 16.6 मीटर की दूरी पर। याद रखेंगे साथियों, प्रतिध्वनियाँ सुनने के लिए जो आपको अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? बताएँगे 17, लगभग 17 मीटर होना चाहिए, या फिर 16.6 मीटर होना चाहिए। एक बात हम और आपको बताते हैं, जो ध्वनियाँ हम सुनते हैं, हमारे संवेदनात्मक में, हमारे संवेदन में, हमारे मस्तिष्क में कितने समय तक बना रहता है? तो बताएँगे 1/10 सेकंड तक बना रहता है। अगर 1/10 सेकंड के अंदर ही कोई और बोल देता है, जैसे हमने बोला मम्मी, तो मम्मी के तुरंत मतलब 1/10 सेकंड होने से पहले ही हम एक नाम और पुकार दिए, तो आपको क्या सुनाई देगा? जो पहले बोला गया होगा, या फिर हो सकता है लड़ जाए दोनों आवाज़, आपको कुछ भी अच्छे तरीके से ना सुनाई दे। तो याद रखेंगे, हमको 1/10 सेकंड के बाद दूसरी ध्वनि सुनाई देती है। हमारे संवेदना में 1/10 सेकंड तक कोई ध्वनि बनी रहती है साथियों, है ना? याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर इसका आंसर बता दीजिए। इको साउंड एक तकनीकी है जिसका प्रयोग हम करते हैं साथियों, आपको पता होगा, सोनार में करते हैं, मतलब सागर की गहराई के मापने में करते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, यही होगा राइट आंसर आपका, है ना? यही होगा, जो कि सागर की ध्वनियों को सागर की गहराई को मापने में किया जाता है, या फिर सागर के अंदर कोई चीज़, कोई वस्तु खो गई हो, तो उसको पता करने के लिए किया जाता है इको साउंड का यूज, है ना? तो याद रखेंगे साथ ही, जैसे सोनार का यूज हो गया, फेदोमीटर का यूज हो गया, हम लोग गहराई मेजर करने के लिए ही करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, साथ ही आप बेहतरीन तरीके से सीखते चलिए बस। इससे बाहर एक भी प्रश्न कहीं भी नहीं आने वाला, चाहे आप जिस भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हो। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? देखिए, हम आपको बताते हैं। देखिए, जो पृथ्वी की वातावरण होती है, वातावरण के ऊपर, यानी कि जिस हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्रस्ट से ऊपर, क्रस्ट जिस पे हम रहते हैं, तो उसमें क्रस्ट है, मतलब कि आपका प्लास्टिड्स हम कह सकते हैं। प्लास्टिड्स के ऊपर वाले परत पे हम लोग रहते हैं, जिसे क्रस्ट बोला जाता है। क्रस्ट मेंटल कोर होता है, नीचे की बात बता रहे हैं। लेकिन ऊपर 5 आवरण होते हैं। पहला होता है क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल, फिर दोस्तों आयनोमंडल, यानी कि हम बोल सकते हैं इसे देखिए, क्षोभ मंडल हो गया, आपका समताप मंडल हो गया, फिर उसके बाद मध्य मंडल हो गया, जिसे हम आयनोस्फीयर बोल सकते हैं, फिर उसके बाद आयन मंडल हिंदी में बोलते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों, देखिए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, और एक होता है लास्ट में एक्सोस्फियर। कहीं कहीं आपको 5 भी दिखेगा। पांचवा का मतलब जो आपका मेसोस्फियर, जो ये आपका होता है स्ट्रेटोस्फियर, इसी में एक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ओजोस्फियर, ओजोन लेयर। तो ये पांचों लेयर होते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसमें बोला क्या जा रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो बता देंगे साथियों, आयन मंडल होगा। सिंपल सा, आयन मंडल में कोई भी, यानी कि आयनोस्फीयर जो चौथा मंडल होता है साथियों हमारा, मध्य मंडल के ऊपर वाला, वहाँ पर अगर कोई भी ध्वनियाँ पृथ्वी के नीचे से जाती हैं, तो वापस वह पृथ्वी पर आ जाती हैं। ये बात याद रखेंगे। इसका राइट आंसर आयन मंडल होगा, यानी कि 1। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि का कारण होता है। भैया बताइए, प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? आपने जान लिया। तो हम हमें जो है प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए, प्रतिध्वनि जो सुनते हैं, और रोधक से प्रतिध्वनि जो दीवार होता है, रोधक होता है, उसका डिस्टेंस 16.6 मीटर का होना चाहिए, यानी कि लगभग 17 मीटर का होना चाहिए। और किसी भी साउंड को हमारे दिमाग में बने रहने के लिए 1/10 सेकंड तक समय चाहिए, यानी उसके बाद ही दूसरा हम सुन सकते हैं। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हम बोलें कोई प्रकाश लड़ के वापस चली जाती है, उसी प्रकार से ध्वनियाँ जब लड़ के वापस आएँगी तभी तो हमें सुनाई देगी। तो याद रखेंगे, प्रतिध्वनि का कारण होता है दोस्तों परावर्तन, ध्वनि का रिफ्लेक्शन, है ना? चलिए नेक्स्ट।
एक स्वरित्र यंत्र वायु में 1 सेकंड में 256 बार दोलन करता है। जब ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है, तो ध्वनि का तरंग दैर्ध्य होगा। अभी हमने आपको रिलेशन बताया था, v इक्वल टू लेमडा अपान में टी, लेमडा अपान में टी। अब हमको पता करना है लेमडा, लेमडा पता करना है साथियों, ध्वनि तरंग दैर्ध्य पता करना है, यही तो पता करना है। तो आपको पता है दोस्तों, पता करने के लिए आप क्या करें, 256 बार करता है, यानी कि 330। देखिए 330 बटे 256 कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना, 1.29 मीटर लगभग आएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल किसका उपयोग करता है। साथियों हम आपको एक चीज़ बताते हैं, ध्यान से आप इसको दिमाग में अपने बंद कर लेंगे। हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं, कुछ क्रम बताते हैं, जो तरंगे होती हैं जिस प्रकार से क्रम होता है। सबसे ऊपर होता है गामा किरणें साथियों, फिर उसके बाद होता है एक्स किरणें, फिर उसके नीचे होता है परावैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी लिख देते हैं, यूवी रेज होते हैं। इसमें 7 कलर आते हैं, आपको पता है, विवग्योर से हम पता करते हैं। इसके बाद विजुअल लाइट होता है, यानी कि दृश्य किरणें आती हैं, दृश्य किरणें, दृश्य आप लिख लीजिए कॉपी पे, दृश्य किरणें आती हैं। उसके बाद लघु किरणें होती हैं, यानी कि दोस्तों इसे बोलते हैं शॉर्ट रेडियो, एस आर लिख देते हैं, शॉर्ट रेडियो वेव्स, यानी कि लघु किरणें, लघु रेडियो तरंगें। उसके बाद दीर्घ रेडियो तरंगें होती हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स, एल आर लिख देते हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स। अब देखिए, अगर हमको ऊपर जाना है, जैसे हमने नीचे ऊपर से नीचे लिखा है, अगर हम ऊपर चलते हैं साथियों, तो याद रखेंगे आवृत्ति बढ़ता है, यानी कि आवृत्ति जो होती है सबसे ज़्यादा, जो फ्रीक्वेंसी होती है किस किरण की होती है साथियों, बता देंगे गामा किरण की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। अब जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका उतना ही कम वेवलेंथ होगा, यानी कि तरंग दैर्ध्य होगा। ये चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा साथियों, हम बता रहे हैं, बहुतों बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है 4 चीज़ देकर, यक्स किरणें, गामा किरणें, यूवी किरणें, दृश्य किरणें, बताइए किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, किसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा। अब आपके दिमाग में है कि आवृत्ति सबसे ज़्यादा तो ऊपर से होती है, ऊपर में सबसे ज़्यादा इसकी होगी, यानी कि सबसे कम इसका तरंग दैर्ध्य होगा। उसके बाद एक्स किरणों की आवृत्ति होगी और गामा किरणों से ज़्यादा होगा एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य। इस प्रकार से आप सिर्फ एक दिमाग में रखिए, अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य घटता है और आवृत्ति बढ़ता है साथियों। अगर से पूछा जाता है सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होगा, तो बताएंगे दोस्तों लॉन्ग रेडियो वेव्स का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होगा, यानी कि वेवलेंथ होगा, यानी कि यह सबसे दूर तक ट्रेवल करेगा। तो याद रखेंगे साथी, इसका राइट आंसर बताइए। एक टीवी सेट के संचालित के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल किसका उपयोग करता है, तो बताएंगे दोस्तों अवरक्त तरंगों का उपयोग करता है। अवरक्त तरंगे आप उसमें भी यूज करते हैं जो आपका इंडक्शन चूल्हा होता है, जिसपे हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं सन के रोशनी में, तो उसमें भी आप अवरक्त तरंगे ही यूज करते हैं इंडक्शन चूल्हे में, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वह क्या क्या सुनेंगे साथियों, क्या वह दोनों आपस में आवाज़ सुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है साथी, क्योंकि चंद्रमा पर एक दूसरे की आवाज़ को पृथ्वी की तुलना में बहुत देर बाद सुन सुन सकते हैं। गलत। जब वहाँ पर कोई आवृत्ति मतलब कोई आवरण है ही नहीं, इन्वायरमेंट है ही नहीं, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं, तो वहाँ पे कहाँ पे सुन सकते हैं? कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगा उनको। मतलब कि वहाँ पर क्या है दोस्तों, एक तरह से शांत वातावरण है, यानी कि समझ लीजिए वातावरण वहाँ पे है ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी जीरो है, शून्य है, वहाँ पे अंतरिक्ष है, शून्य होता है। इसी वजह से अंतरिक्ष का नाम एक होता है पर्यायवाची शून्य, अंतरिक्ष की पर्यायवाची शून्य भी होता है। तो याद रखेंगे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी दोस्तों कोई भी आवरण नहीं है, या फिर कह लीजिए कोई माध्यम नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट। ध्वनि तरंगे अपने मार्ग में रुकावट आने पर वह क्या करती, बताइए। ध्वनि तरंगे पहली बात है आपको ध्रुवण ध्रुवण की परिभाषा नहीं देती हैं। ध्रुवण की परिभाषा क्या होता है, ध्रुवण का मतलब होता है साथियों चकाचौंध होना। जैसे लाइट आंख के ऊपर चकाचौंध होती है, तो यह ध्रुवण की घटना है। और ध्रुवण की घटना केवल केवल दोस्तों किस में होता है, प्रकाश तरंगों में होता है, याद रखेंगे। लेकिन जो हम लोग प्रकाश तरंगों में देखते थे, प्रकाश मतलब चुंबकीय तरंगे को प्रकाश तरंगे भी कह सकते हैं आप, क्योंकि द्वैतीय प्रकृति रखता है प्रकाश तरंगे। तो प्रकाश तरंगे दोस्तों वह कह लीजिए कि आपका ध्रुवण भी करता है, व्यतिकरण भी उसमें होता है। व्यतिकरण का मतलब कि जैसे पानी में आप तेल गिरा दिए चमकने लगता है, ये व्यतिकरण का एग्जाम्पल है। जैसे कि आपको बोले विवर्तन, विवर्तन मतलब कि दोस्तों जैसे कि अगर कोई ध्वनि तरंगे हैं, अगर दीवार पे लड़ती हैं, तो आपको उस साइड अगर आप रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो सुनाई ही देगा, क्योंकि वो दीवार पर लड़ने के बाद वो साइड से होकर कहीं से भी गुजर के आपके कान तक पहुंच जाती हैं। उसी प्रकार से प्रकाश किरणें भी होती हैं। प्रकाश किरणें भी दोस्तों विवर्तन का प्रयोग करती हैं, उसमें विवर्तन होता है, व्यतिकरण भी होता है, ध्रुवण भी होता है। लेकिन ध्वनि तरंगे ऐसी तरंगे हैं जिसमें व्यतिकरण और विवर्तन तो होगा, लेकिन ध्रुवण नहीं होता है। इस वजह से आप याद रखिए, ध्वनि तरंगे अगर मार्ग में रुकावट आने पर मुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं दोस्तों, मुड़ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट।
हवा में ध्वनि तरंगे का वेग होता है दोस्तों, ये सिंपल प्रश्न है, बता देंगे 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, हवा में होता है। अगर हम पूछें आपसे कि विवर्तन बताइए किस में कितना विवर्तन होता है। अगर हम आपसे पूछें बताइए विवर्तन ध्वनि में कितना हवा में कितना विवर्तन होता है, पानी में कितना विवर्तन होता है, जल में कितना विवर्तन होता है। विवर्तन मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब लड़ने के बाद वह मूव कर देना अपने तीव्रता, एक तरह से समझिए विवर्तन का मतलब तीव्रता से हम बात कर रहे हैं दोस्तों। बताइए ध्वनि अगर बोला जाए फुसफुसाहट की तीव्रता कितनी होती है, तो बताएंगे 15 से 20 डेसिबल होता है। सामान्य वार्तालाप जो हम लोग करते हैं उसमें उसकी डेसिबल कितनी होती है, हर्ट्ज कितना होता है, तीव्रता कितनी होती है, 30 से 60 हर्ट्ज तक होता है दोस्तों डेसिबल में होता है। जैसे कि जो हम लोग देखते हैं मशीन गन वगैरह चलते हैं तो 150 से 160 तक होता है दोस्तों। हमारे कान की जो सामान्य सुनने की क्षमता होती है दोस्तों, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वह सेट किया है 45 हर्ट्ज। 45 हर्ट्ज से अगर ऊपर की ध्वनियाँ हम सुनते हैं तो हो सकते हैं बहरे हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है संभव। वह तो सामान्य, अगर आप 45 हर्ट्ज तक सुनते हैं तो आपका कान हमेशा स्वस्थ रहता है। लेकिन मैक्सिमम अगर 80 से ऊपर 90 से ऊपर अगर आप ध्वनियाँ सुनते हैं और भी लगातार सुनते हैं तो आप पागल हो जाएंगे और आपका पर्दा है जो कान का वो फट सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है दोस्तों, अभी तो हमने बताया था चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है दोस्तों। बताइए चमगादड़ चमगादड़ कैसी ध्वनि रखता है। देखिए आप अपने दिमाग से कुछ कुछ चीज़ें अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है बताइए। जो चमगादड़ उड़ते हैं रात में कैसे उड़ते हैं, हाँ क्या करते हैं, कैसे उड़ते हैं। पराश्रव्य तो होते हैं, पराश्रव्य मतलब कि अल्ट्रासाउंड है ना, अल्ट्रासाउंड दोस्तों पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के कारण ये उड़ पाते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये पराश्रव्य निकालते हैं। कह लीजिए जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है। बताइए क्या परिवहन करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई तरंगें संचरित करेंगी तो क्या पदार्थ का परिवहन करेंगी, नहीं भैया। क्या ऊर्जा का करेंगी, क्या द्रव्यमान का करेंगे, नहीं भैया। कुछ नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। केवल और केवल ऊर्जा का वह दोस्तों क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगी, परिवहन करेंगी। जैसे कि कोई ध्वनि तरंगी अगर आप मान लीजिए बहुत ही आवाज़ से बहुत ज़्यादा कोई कोई भी तरंग हो, ध्वनि तरंग की यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, कोई भी तरंग हो। जैसे हम रेड कलर की बात करें, रेड कलर की, रेड कलर यहाँ से चला और यहाँ पे आ गया तो यहाँ क्या जो भी ऊर्जा उसका रहा होगा और यहाँ पे ऊर्जा आया होगा, जहाँ से निकला वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा रहा होगा और यहाँ पे उसकी ऊर्जा संचरित हुई मतलब कि कम हो गया, क्योंकि वो माध्यम से गुजरा है, एक माध्यम से गुजरा, उस माध्यम में अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा वह लॉस कर दिया। सेम इसी प्रकार से ध्वनि तरंगे भी होती हैं साथियों। जैसे देखते हैं तबला बजता है, वहाँ पे देखते हैं तबला बजाते बजाते वो आदमी क्या करता है, कभी आप देखते हैं अगर छुएंगे टच करेंगे तबला को बजने के बाद तो हीट हो जाता है, मतलब ऊर्जा का संचरण होता है साथी, बस इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, बेल किसकी इकाई है, तो बेल किसकी इकाई है कौन बताएगा। बताइए, पिच की इकाई है, नहीं भाई, पिच तो उसकी सबसे अधिक होती है जो सबसे क्या करता है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा उसका पिच ज़्यादा। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, है ना। जिसकी आवृत्ति ज़्यादा उसका पिच ज़्यादा, इस वजह से चींटी, जैसे मधुमक्खी का लीजिए, मधुमक्खी हो गया, मच्छर हो गया, कान में भन बनाते हैं तो हमको सुनाई दे देता है। लेकिन शेर इतना तेज गुजरता है कि उसकी आवृत्ति तेज थोड़ी होती है, इस वजह से उसकी पीच कम होती है। याद रखेंगे साथी, यह भी नहीं होगा इसका राइट आंसर, ना ही यह होगा ना ही यह, तीव्रता होगा। बेल किसकी मात्रक है दोस्तों, तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बता देंगे अल्ट्रासाउंड का। ये तो वेरी वेरी सिंपल है, सभी लोग जानते होंगे, इससे परिचित होंगे ही। अल्ट्रासाउंड जैसे कि एक्स किरणें हो गए, यूवी रेज हो गए, इन सब का यूज किया जाता है ना। याद रखेंगे अल्ट्रासाउंड में, जैसे आपने कभी पेट दर्द वगैरह में अल्ट्रासाउंड तो कराया ही होगा, घर में कोई ना कोई तो कराया ही होगा, आप उससे परिचित होंगे। नेक्स्ट, डेसिबल क्या है भाई, डेसिबल तो बिल्कुल सिंपल है भाई, शोर का तरंग दैर्ध्य है, मतलब कि एक तरह से सॉरी 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 तो शोर का नहीं दोस्तों, ध्वनि स्तर को मापने का एक तरह से मापान है, मापन। डेसिबल मतलब कि ध्वनि को मापता है, ध्वनि को मापने की इकाई है डेसिबल साथी, है ना। इस तरह से इसको बोलेंगे, राइट आंसर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी भाई। एक्सरे की खोज हम बहुत बार बताएं दोस्तों, जब पहला चैप्टर हम लोग मापन पढ़ रहे थे, टेस्ट नंबर 1 देख रहे थे, तो उस समय भी हमने आपको बताया था। जो एक्सरे मशीन है दोस्तों, एक्सरे, यह किसके द्वारा खोजा गया था, तो बता देंगे दोस्तों, एक्सरे रॉन्टेजन के द्वारा खोजा गया था दोस्तों। अगर पूछा जाता है आपसे जो वायरलेस जैसे माउस हो गया, रेडियो हो गए, तो ये किसके द्वारा खोजा गया था, वायरलेस चीज़ें किसके द्वारा सबसे पहले बनाया गया था। बताएंगे मार्कोनी के द्वारा दोस्तों, मार्कोनी, मार्कोनी दोस्तों याद रखेंगे, ब्रिटेन के थे साथियों यह मार्कोनी। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है। ध्वनि तरंगों में क्या नहीं घटित हो सकता है, अभी तो हमने बताया, ध्वनि तरंगे ध्रुवण की घटना नहीं घटित कर सकते दोस्तों। ध्वनि तरंगे क्योंकि लंबवत चलते हैं, याद रखें किसी भी एक्सिस के वो लंबवत चलते हैं, इस वजह से वह दोस्तों क्या करते हैं, ध्वनि तरंगे अपने कह लीजिए ध्रुवण नहीं करते हैं। अब वो जब लंबवत चलेंगे तो आप खुद सोच लीजिए वो क्या होंगे, अनुप्रस्थ तरंगे होंगे
कि अनुदैर्ध्य तरंगे होंगे? अनुदैर्ध्य तरंगे होंगे कि अनुप्रस्थ बताइए? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे वह तरंगे होती हैं जो माध्यम के लंबवत चलती हैं और अनुप्रस्थ तरंगे वह तरंगे होती हैं जो माध्यम के पैरेलल चलती हैं, समांतर चलती हैं। तो याद रखेंगे जो प्रकाश तरंगे होती हैं साथियों, जैसे चुंबकीय तरंगे, प्रकाश तरंगे, ये दोनों तरंगे दोस्तों एक तरह से अनुप्रस्थ भी होती है, अनुदैर्ध्य भी होती हैं, क्योंकि प्रकाश तरंगे द्वैती प्रकृति का होता है, कण के रूप में भी चलता है, तरंगों के रूप में भी चलता है। तो इस वजह से प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य भी होता है और अनुप्रस्थ भी होता है। नेक्स्ट, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों अगर कोई ध्वनि हमको सुनाई देती है तो सबसे पहले हमने बताया 1/10 सेकंड तक हमारे कान में बना रहता है। अगर इको ध्वनियाँ मतलब कि जो प्रतिध्वनियाँ होती हैं, इको होती हैं, वह लगभग उनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए दोस्तों? अवरोधक से 17 मीटर का होना चाहिए। ये दोनों बात आप पहले याद रखेंगे। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। बताइए, ध्वनि की आयाम से लगा सकते हैं क्या? ध्वनि की तीव्रता से लगा सकते हैं क्या? ध्वनि की उपस्थित अधिस्वर से लगा सकते हैं क्या? ध्वनि की तरंगदैर्ध्य से। बताइए किससे लगा सकते हैं दोस्तों? ध्वनि सुनाई पड़ती है तो इसके स्रोत का अनुमान किससे लगाएंगे? क्या आयाम से लगाएंगे? बताइए। यह बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों। आप खुद बताना, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हमें इसका स्रोत का अनुमान कैसे लगाते हैं? जैसे आपने सुनते होंगे जब ट्रेन आती है तो ट्रेन की आवाज़ की तरफ आप क्या करते हैं? मूव कर लेते हैं अपनी कान को, या फिर कोई आपको बुलाता है आगे से तो आप पीछे थोड़े देखते हैं, आप आगे ही तो देखेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ध्वनि की तरंगदैर्ध्य से, यानी कि स्पीड से, ध्वनि की तरंगदैर्ध्य से आप किसी भी ध्वनि को पहचान लेते हैं साथियों, किधर से कोई ध्वनि आ रही है। याद रखेंगे, अनुमान लगा सकते हैं आप आराम से कि ध्वनि की तरंगदैर्ध्य मतलब ध्वनि की स्पीड किधर से आ रही है साथियों। यहाँ पे ध्वनि नहीं होगा, ध्वनि कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगें चलती हैं। बताइए ध्वनि तरंगें कैसे चलती हैं? अभी तो हमने बताया आपको दोस्तों, लंबवत चलती हैं, लंबवत चलती हैं क्योंकि यह अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। इनको दोस्तों माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? दोस्तों सोनार कहलाता है भाई। सोनार का यूज हम अधिकतर समुद्री जीव को या फिर समुद्र में डूबे हुए वस्तु को पता करने के लिए किया जाता है। सोनार, SONAR, सोनार आपको पता होगा दोस्तों। इसका फुल फॉर्म भी हमने स्टार्टिंग में बताया था। चलिए, जो बच्चे पूरा डिटेल से देखते हैं सारी चीज़ें लास्ट तक, वही बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं साथियों। देखिए MRI, नेक्स्ट प्रश्न, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। MRI मतलब समझ रहे हैं? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज साथियों, मतलब कि जाहिर सी बात है मैग्नेटिक का यूज हो रहा है, बात आ रही है तो मैग्नेटिक का यूज होगा। इसमें चुंबकीय तरंगें होती हैं यह, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कभी गांव घर में कि MRI कराना, MRI बहुत ही महंगा होता है दोस्तों, जो कि पूरे शरीर का पूरा एक तरह से संरक्षण कर देता है। शरीर की पूरी जानकारी दे देता है कि पूरे पैर से लेकर सर तक की, कि कहाँ पे कोई टूट-फूट हुआ है या फिर कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं आदमी को, तब बोला जाता है कि MRI कराओ, या फिर डॉक्टर नहीं पता कर पाते हैं कि आदमी को कौन-सा रोग हुआ है, तब उस समय MRI कराया जाता है। पूरे शरीर का MRI कराया जाता है। एक तरह से मैग्नेटिक का घर बना होता है, मैग्नेट का। उसमें आदमी को खड़ा कर दिया जाएगा या फिर सुला दिया जाएगा। वो पूरे आदमी के शरीर को एक तरह से मापेगा और पता करेगा कहाँ से कोई टूट-फूट हुआ है, कहाँ पे कोई दिक्कत है। तो इस तरह से किसी भी रोग का पता करने के लिए, जब रोग का पता नहीं चलता है, डॉक्टर जवाब दे देता है कि पहले रोग का पता करिए, तो डॉक्टर सबसे पहले MRI की जाँच लिखता है। MRI होती है, फिर उसके बाद पता चलता है कि हाँ, इस यह प्रॉब्लम है, तो उसको उस चीज़ का चेकअप होना स्टार्ट हो जाता है साथियों। तो याद रखेंगे MRI। MRI मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, चुंबकीय तरंगों का उसमें यूज़ होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों लास्ट प्रश्न है आज का। प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है साथियों। प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है साथियों। चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, इस वजह से प्रकाश निर्वात में भी चल पाता है। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों अब हम आपको एक होमवर्क देंगे, आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा। अब इसका राइट आंसर बताएंगे, आपने कितना प्रश्न सही किया ये भी बताएंगे। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवण नहीं हो सकता वो क्या कहलाती हैं? बताएंगे आप। क्या अनुप्रस्थ हैं, कि प्रकाश तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं? इसमें से क्या राइट होगा आप यह बताएंगे। साथियों एक विनम्र विनती है आपसे, बस 1 मिनट सुन लीजिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों को ऐड करना है, जोड़ना है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, आप और सब्जेक्ट पे इसी तरह से क्वेश्चन सीरीज़ चाहते हैं साथियों, क्योंकि यह सेशन सारे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे जिस भी एग्ज़ाम्स में आप आइए। डेली सुबह 6 बजे का करंट अफेयर आप देखिए, बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करिए साथियों। कोई भी चार्ज नहीं, फ्री में बिल्कुल PDF भी आपको मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और पेज भी फेसबुक का ज्वाइन कर लीजिए क्विज के लिए, है ना? चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप शेयर करिए, अपने मित्रगण को भी इनवाइट करिए साथियों। धन्यवाद।